तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? ठीक है, चलो आप सब बढ़िया होंगे। आज अपन क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर किया था, तो वैसे आप पीरियोडिक टेबल कर लोगे और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पीरियोडिक टेबल भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी राइट नाउ जो अभी अपन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है केमिकल बॉन्डिंग। अभी शुरुआत कर रहे हैं अपन। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने कर रखा होगा और टेंशन मत लेना, जो भी नहीं करा है तो मैं वो भी धीरे धीरे जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। मैं अब तो डेली की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका विद इन टाइम हो जाएगा। आज केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं केमिकल बॉन्डिंग समझाता जा रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्म में मैं नोट्स आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टेलीग्राम में चैनल बना लूँगा, ठीक है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा ऑफकोर्स तब तक मैं बना लूँगा, ठीक है ना, डोंट वरी। और मैं उस पर सारा डाटा डाल दूंगा तो आप आराम से वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लास नोट्स जो मेरे क्लासरूम के क्लास नोट्स हैं वो वाला, और आई जो अभी अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं ये तो मैं डाल ही दूंगा। इसमें मैं मोस्टली एक्सप्लेन करूंगा। जो थ्योरी अपनी बहुत डिटेल थ्योरी है वो आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगी, तो आई डोंट थिंक सो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात आ जाती है कि भाई साहब थ्योरीज क्या क्या है। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में अपन जो स्टार्ट करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का फंडा क्या है। भैया दुनिया बॉन्ड क्यों बनाती है? केमिकल बॉन्डिंग में अपन देखते हैं कि बॉन्ड बनना। अब बॉन्ड जो होते हैं वो क्यों बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं क्योंकि कोई भी इंसान क्या करता है, अकेला नहीं रह पाता। कोई भी हो गया ना, कोई भी, किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ती है अपन को लाइफ में, है ना। कोई भी हो गया, ठीक है, किसी ना किसी की जरूरत तो है ही सही, क्योंकि हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सलमान खान की बात अलग है, सलमान खान की बात अलग है, ठीक है। सलमान खान की तो बात अलग है बेटे, सलमान खान आदमी अलग है, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनते हैं, मान लो ये दो एटम है। अच्छा, एटम की रेडियस कितनी होती है पता है ना सबको? कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 मीटर। ओके। और न्यूक्लियस के 10⁻⁻15 मीटर, मतलब इसकी उसमें आती है वो, तो एटम टू एटम चेंज हो सकती है। अब मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे भी इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते ही हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर रहा है और इसके क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा सिमिलरली, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको आराम से एक चीज़ समझा देता हूँ। एक ग्राफ होता है जिसके थ्रू भी अपन इस चीज़ को आराम से समझ पाएंगे। अरे, वो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ज़्यादा समझता है। अरे ये क्या है, आईपैड की प्रॉब्लम है? नहीं तो तुम तो जानते ही हो मेरी तो हैंड राइटिंग, तुम, अल्लाह पाक की कसम, मेरी हैंड राइटिंग तो इतनी खतरनाक है ना कि दुनिया पागल हो रखी है, ठीक है। देखो क्या होता है जब दूरियां होती हैं ना, सबसे ज़्यादा जब दो इंसानों के बीच में दूरियां होती हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। सिमिलर सेम चीज, अरे मैं कहता हूँ ना, केमिस्ट्री और जिंदगी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री तो अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। देखो, पेपर की बात नहीं कर रहा मैं, पेपर तो चलो अच्छा होगा ही होगा, साथ में क्या अच्छा होगा, केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी, और केमिस्ट्री के बिना जिंदगी थोड़ी चलती है भाई। सब सब गलत फहमियाँ हैं। केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। केमिस्ट्री अगर सही है तो फिर क्या है, सब सही है। और केमिस्ट्री खराब है तो सब चीज़ें होते हुए क्या है, मैथ्स फिजिक्स से थोड़ी जिंदगी चलती है, जिंदगी तो केमिस्ट्री से चलती है। तो केमिस्ट्री तो सही होनी ही चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री अगर सही नहीं है तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री सही कर लेना, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में तो ऐसी समझ आएगी ना तुम्हें केमिस्ट्री, कि तुम्हें केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। अरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तुम सोच रहे हो जिस सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री है यार, उसमें तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं होगी तो किससे मोहब्बत होगी, ठीक है। एक ही तो है वो। अरे मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे थे उस चीज़ को, है? चलो बढ़िया, आ जाओ। तो क्या होता है जब दो एटम दूर दूर होते हैं ना, काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे रेडियस लेते हैं अपन, ठीक है। तो अगर ये इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी मान रहे हैं, अरे समझ में आ रहा है ना, 10⁻⁻10 मीटर है, उसके लिए तो 20 मीटर भी बहुत दूर है बेचारे के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है फोर्स ऑफ रिपल्शन को। रिपल्शन कौन सा, देखो तुम जैसे यहाँ पे ये तुम भी तो सोच रहे होंगे कि यार ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ये रिपल्सिव फोर्स है, तो कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट करता है। फिर क्या होती है,
पास आते जाते हैं दोनों एटम बिल्कुल पास आ जाते हैं। जैसे ही बिल्कुल पास आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये अब से सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे जो लेंथ आएगी इन दोनों के बीच में वो अपनी कौन सी लेंथ कहलाती है बेटा? बॉन्ड लेंथ। अब सोचो अगर इससे ज्यादा पास आओगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि क्या है, किसी के इतना भी पास नहीं आ जाना चाहिए कि फिर चीजें बुरी लगने लगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? कह रहा हूँ ना केमिस्ट्री तो आपको ऐसे समझ आएगी ना, इससे बेहतरीन तो सब्जेक्ट ही नहीं बना आज तक। अरे ये तो सब गलत बातें हैं कि केमिस्ट्री बेकार है, रटना पड़ता है, कहाँ रटना पड़ता है, जिंदगी है वैसे केमिस्ट्री है, ठीक है? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्या बात क्लियर है? तो उसके बाद तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती ही जाएगी, क्या बात समझ में आ गया? और जब मिनिमम एनर्जी रहेगी तब सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है? और वो बॉन्ड लेंथ क्या लाएगी, क्या बात क्लियर है? तो इस वजह से बॉन्ड बनाते हैं कोई भी एटम, क्या बात समझ में आ गई? और क्यों बनाते हैं वो भी समझ आ गया। अब बात आ जाती है, अपन बॉन्ड को कैटेगराइज कर लेते हैं। देखो बॉन्ड है ना, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी बॉन्ड का क्या मतलब होता है? देखो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो होता है प्राइमरी बॉन्ड। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरली जो बॉन्ड बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बॉन्ड। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? हाँ, अब देखो कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रांग होंगे या सेकेंडरी बॉन्ड। वैसे तो प्राइमरी बॉन्ड होंगे ही, लेकिन किसी को फील नहीं आ रहा हो तो फील दिला देता हूं मैं। देखो जैसे मैं हूं और एक तुम हो, ठीक है ना, तुम हो, ठीक है। अब अपना दोनों स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप क्या है? गंदा, बहुत तगड़ा रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि तुम साल भर मुझसे पढ़े हो, मुझे भी तुमसे प्यार हो जाएगा, ठीक है, कि यार आदत तो हो ही जाती है यार साल भर एक। जैसे अभी मेरे बैच के जो बच्चे हैं जब जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता यार, ईयर खत्म हो जाने पे बड़ा अजीब लगता है, थोड़े दिन तो नई क्लास में जाते हैं तो अपने बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपन कहीं पे मिलेंगे बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे अभी वक्त गुजरता जाएगा, मान लो वक्त गुजरता जाएगा, अब मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली और आपकी फैमिली के बीच में रिलेशन कैसे हैं? बहुत फॉर्मल रिलेशन रहेंगे कि हाँ ये अंकित सर के पेरेंट्स हैं और मैं बोल दूंगा ये मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, वो भी एक दूसरे को हाँ जी नमस्ते जी, आपके लड़के ने अच्छा पढ़ा, हमारे लड़के ने अच्छा पढ़ाया, ठीक है, जैसा भी जो भी रिजल्ट रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है क्या बेटा जी? चलो बढ़िया। अब प्राइमरी बॉन्ड में आपका आयनिक बॉन्ड आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में वही मतलब बात एक ही है, उन्हीं में बनेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। बी लिख देते हैं ना, ताकि किसी बच्चे को बिल्कुल भी क्या हो, कोई दुख चिंता कष्ट पीड़ा ना हो। क्या बात समझ आ रही है क्या बेटा जी? ओके। आयनिक बॉन्ड और सीबी का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बात क्लियर है क्या? ये आपके नोट्स में बहुत डिटेल फॉर्म में लिखे हैं, आराम से बहुत कैटेगराइज करके लिखे, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं कई बार है ना आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ाता हूँ, पर आज मेरा मन नहीं है, ठीक है ना, आज मेरा मन नहीं है। आज मैं पहले कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ाऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? बचपन से अब सब पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तू तेरा ला, एक इलेक्ट्रॉन मैं मेरा लाता हूँ, और दोनों शेयरिंग से ये सिंगल बॉन्ड बोल देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन इसके और दो इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये क्या बन जाएगा अपना? डबल बॉन्ड। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड। आई थिंक सो समझ आ गया आपको? अब मैं इसको पढ़ाने के पहले कुछ चीज पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक सो सबको आते होंगे, जो मोस्टली 13th या 12th के बच्चे देख रहे हैं, और जो 11th के बच्चे देख रहे हैं उनको मैं धीरे धीरे कहीं से देख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं धीरे धीरे डाल पाऊंगा, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो ये है, मैं आपको वैलेंसी के बारे में समझा देता हूं कि कोवैलेंसी क्या होती है, कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, वो कैसे पता चलता है आज अपन को बहुत क्लियरली हो जाएगा, और ये चीज आना बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जैसे मान लो बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p1। मैं ये 2s है, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये एक है। अब ये इंटरनल एक्साइटेशन में जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट ऑर्बिटल। अब तुमने देखा होगा जनरली बोरोन तीन बॉन्ड बनाता है और उसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल, चाहे वो न्यूट्रल रहे तो भी उस पे एक क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अच्छा देखो बेटा, जब अपन एरोमेटिक पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एरोमेटिक सिटी में कहीं बोरोन आता है तो सर कहते हैं ना कि देखो बोरोन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो क्या है, सर तो रिलेट कर पाते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते, इस वजह से मैं आपको डिटेल में आराम से समझा रहा हूँ ये, ठीक है।
ओके, अब उसके बाद आ जाता है कार्बन। कार्बन क्या होता है 2s2 2p2। अब देखो यहां से देखने पे क्या लग रहा है कि कार्बन तो सिर्फ दो बॉन्ड बनाता होगा क्योंकि उसके पास एक तो लोन पेयर की फॉर्म में, लेकिन ये इंटरनल एक्साइटेशन में जाता है। अच्छा, अब ये सोच रहे होंगे ना कि ये जाता कैसे, इसको तो इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, क्या एक कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है जो समझ आ रहा है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज अपनी कौन सी आ जाती है कार्बन के बाद? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 2s2 2p3 रहेगा। ठीक है बेटा, आउटर मोस्ट शेल से ही मतलब होता है। अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ 1s2 भी लिखो तो उससे कोई मतलब नहीं होता। क्या बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और तीन ही बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, याद रखना सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आराम से, अगर जिन्होंने क्वांटम नंबर पढ़ रखे हैं तो उनको समझ आ भी रहा होगा, जिनको नहीं पढ़ रखे हैं मैं बता देता हूँ। n=2 है यहाँ पे, ठीक है। तो l की वैल्यूज आपको पता है 0 to n-1 होती है, तो कितनी हो जाएगी? 0 और 1। 0 का मतलब है s और 1 का मतलब है p सब शेल। सब शेल होते हैं बेटा, सब शेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। वो अपन भी बोल देते हैं पी ऑर्बिटल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो तो क्या है, मैं खुद भी वैसे ही बोलता हूँ, ठीक है। बोलने की भाषा एक अलग चीज होती है, बट एक समझना एक अलग चीज है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके गुड। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही है, 2s2 2p3। आई थिंक सो मैं आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करता जा रहा हूँ। और देखो यार, ये तो मैं थोड़ा धीरे धीरे ही कर पाऊंगा, एक साथ तो मैं इतने वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, थोड़ी हैंडराइटिंग बुरी तो नहीं होगी? जब समझ आ गया ना, चलो कर देता हूँ ना, कर देता हूँ, मेहनत कर लेता हूँ मैं। बोलोगे टीचर आलसी है। क्या बात क्लियर है ये चीज? अब जैसे फ्लोरीन है, अब समझ में आ गया ऑक्सीजन दो बॉन्ड ही क्यों बना पाता है। फ्लोरीन आपका क्या होता है 2s2 2p5। तो फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बना पाएगा। क्या बात की, ये मैंने सेकंड पीरियड के लिख दिए। अब देखो मैं यहाँ से जान करके फ्लोरीन के नीचे मैं पहले क्लोरीन ही समझा देता हूँ आपको। क्लोरीन आपका क्या होता है 3s2 3p5, लेकिन अब इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा क्योंकि n=2 कितना है बेटा अपना 3 है। 3 है तो ये कितना हो जाएगा l, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, यानी 2 का मतलब डी ऑर्बिटल। क्या बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, तो पहले तो ये p बना लेते हैं, यहाँ पे d बना लेते हैं। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये इंटरनल एक्साइटेशन करेगा, पहले मैं एक एक का कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे क्या ये अब तीन बॉन्ड बना सकता है, पहले एक बना रहा था अब तीन बना सकता है, अब पांच बना सकता है और सात भी बना सकता है। मतलब वक्त की नजाकत को देखते हुए ये जितने बॉन्ड चाहे उतने बॉन्ड बना सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? एक, तीन, पांच, सात। क्या बात समझ आ रही है? चलो अब उसके बाद सल्फर पे आ जाता है। सल्फर का 3s2 3p4। क्या क्लियर है क्या बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा बेटा नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया। ये डी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये इंटरनल एक्साइटेशन एक गया, फिर ये एक और भेज दिया। अब ये तो देखो ये दो बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड, छह बॉन्ड। जो रिमेनिंग है वो लोन पेयर की तरह रह जाएंगे, जैसे वो तो अपने आप कर लेंगे अपन, मैं सिखा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब उसके बाद मान लो अपन फॉस्फोरस भी ले लेते हैं, 3s2 3p3। तो ये तीन बॉन्ड भी बना सकता है और पांच बॉन्ड भी बना सकता है। क्या बात क्लियर? औरों में इतना फर्क नहीं आता। और टॉप टू डाउन आपको समझ आई क्या? ठीक है, बढ़िया। ये चीज आराम से समझ लो। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो रहा हो तो बताओ मुझे। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको कोवेलेंसी समझा दी है हर एटम की। और अच्छा, आपको ग्रुप और पीरियड में तो इतना तो समझ आ ही जाता होगा कि जैसे नाइट्रोजन का है तो अब ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है या और चीजें। क्या बात क्लियर है कि ब्रोमीन भी बना सकता है, आयोडीन भी बना सकता है, ठीक है ना? ये मैंने ऐसे जान करके सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के बना दिए। क्लियर है? अरे यार हाँ या ना तो बोल दो यार, मरोगे क्या तुम एक दो मुझसे आज? चलो ठीक है, बढ़िया। चलो बढ़िया विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थ्योरीज। देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो मेन थ्योरीज हैं वो एक तो लुईस की थ्योरी, लुईस भाई की थ्योरी, एक वीबीटी है,
ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा अपना, फिर अपना आ जाएगा VSPR। मैं इसमें एक और थ्योरी पढ़ाता हूँ, NBPR थ्योरी, नेबर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और एक है MOT। देखो ये थ्योरीज को बिना काम बदनाम कर रखा है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। देखो जैसे अपने को ज़िंदगी में कोई ना कोई बताता ना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, ठीक है, कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान, होता है ना अपने एक दोस्तों में करम खोड़ला दोस्त, ठीक है, करम खोड़ले दोस्त जानते हो ना तुम, जो एडवाइस देते हैं, कह रहे भाई 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 भाई, ठीक है। तो ये वैसी थ्योरीज है, लेकिन क्या ये थ्योरीज काम आती है? हाँ बिल्कुल काम आती है। हालांकि दोस्तों की एडवाइस काम नहीं आती है, ठीक है, माननी नहीं होती है उनकी, वो आधी चीजें ऐसे ही बोल देते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता है कि अप्लाई हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। दोस्त क्या होते हैं? हरामखोर होते हैं पूरे, ठीक है। उनसे कुछ भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी मतलब, और पढ़ाई की तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। दोस्त तो ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई केमिस्ट्री का क्या है, छोड़ दे भाई, रट्टू तोते करते हैं भाई केमिस्ट्री। तो मेरे एक भैया थे भाई, वो तो बिल्कुल नहीं केमिस्ट्री करते थे, फिर भी उनका IIT में हो गया, ठीक है। फुद्दू बातें करते हैं वो, ठीक है। दोस्तों की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, पढ़ाई वढ़ाई से लेके उनसे सीरियस बातें नहीं करनी होती दोस्तों से, ठीक है। उनसे वही बातें करो जो उनको समझ आती है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से दोस्त अपने बकवास करते हैं, ऐसे ही ये सारी कहानियां कही गई हैं, ये कहानियां एक तरीके से ऐसे सोचो। अब क्या है, इन थ्योरी की से अपन हर चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अपन जितने भी कंपाउंड है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जान पाएंगे। तो बेटा अपन को इन चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार इन थ्योरी नहीं होती तो अपन को कंपाउंड के बारे में अपन थ्योरेटिकली बता ही नहीं पाते। और जो लोग कहते हैं कि भैया आप प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल करो, तो देखो पानी में नमक डाल के, बिजली के तार डाल के इलेक्ट्रिसिटी चलाने को प्रैक्टिकल नहीं बोलते हैं। प्रैक्टिकल एक अलग लेवल पे होते हैं, उसके लिए आपको ये थ्योरीज पता होनी चाहिए, आपको ज्योमेट्री समझ आनी चाहिए। नहीं तो क्या आपको लैब में जाओगे तो क्या दिन भर इधर से उधर घूमते रहोगे फोकट पागलों की तरह? हाँ, ऐसा थोड़ी चलता है। समझ में आ रहा है ना? आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको कम से कम चीजें पता हो तो होनी चाहिए। अगर सोचो मैं आज तुम्हें रसोई में भेज दूं, तुम्हें पता ही नहीं है कि नमक और शक्कर में क्या डिफरेंस है, और तुम्हें सीधा भेज दूं, और तुम तो क्या कहते हैं, चाय में साला नमक डाल दोगे, हैं। और आजकल तो खैर साला कुछ भी चला देते हैं फूड व्लॉगर, सोल्ट टी, कद्दू टी, फलाना टी, ढिगड़ा टी, हाँ, पता नहीं किसमें क्या डाल के, स्टिंग स्टिंग मैगी, क्या कह रहे हो, स्टिंग मैगी, पता नहीं साले क्या क्या कर देते हैं आजकल, ठीक है। तो स्टिंग मैगी नहीं खानी है अपन को, ठीक है ना। इसी वजह से आजकल फूड व्लॉगर, यार कोई फूड व्लॉगर थोड़ी है, तो कुछ भी लिख देते हैं यार। फूड व्लॉगर कैसा लगा मेरे को, तो ऐसा लगता है तो पेड पार्टनरशिप का कुछ रहता है उनका बस, और कुछ नहीं। उनको ना फूड का टेस्ट वेस्ट का समझ है। फूडी है हम, मैं देखो गालों से दिख रहा है ना, फूडी है, गालों से दिख रहा है फूडी है। हाँ, थोड़ा तो मोटा हो ही गया हूँ यार, हाँ मोटा तो हो गया हूँ मैं। क्या पैसे? अरे बेटे पैसे ही तो नहीं है, पैसा ही तो नहीं है रे बाबा, पैसा ही तो नहीं है। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। चलो आ जाओ वापस, ठीक है। तो थ्योरीज को अपन को अच्छे से समझना है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं जैसे ही तुम्हें लुईस थ्योरी आई, लाइफ बिल्कुल हंकी डोरी हो जानी है, ठीक है। क्या मस्त समझ आएगा ना, पूरा केमिकल बॉन्डिंग ऐसा लगेगा मक्खन की तरह, ठीक है ना। और सेम चीज पढ़ेंगे अपन, बार बार सेम ही चीज पढ़ेंगे, बहुत प्यारा है। और एक बार समझ आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग जिसको आ गया उसका क्या है, 12 नंबर कहाँ जा रहे हैं भाई मेरे। और कहीं कुछ रटना नहीं होता, ठीक है। आराम से चीजें समझ के चलोगे, आराम से समझ आएगी, बढ़िया। सबसे पहले आ जाती है लुईस थ्योरी। तो लुईस भाई साहब आए, लुईस भाई साहब क्या कहते हैं कि देखो यार, जो लुईस है ना, लुईस अपन को बोलता है कि यार देखो, जो दुनिया में जितने भी एटम एलिमेंट जो भी है ना, सब क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है कि बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि सब अपने 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर पाए आउटर मोस्ट शेल में। मैंने कहा अच्छा अच्छा, कि सबको ऑक्टेट कंप्लीट करना ही करना है जिंदगी में, वरना जिंदगी क्या है, अधूरी सी लगती है। समझ ही रहे हो तुम, रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना जैसे हर इंसान को, वैसे महाशय ने बोला कि ऐसे, बल्कि रोटी कपड़ा मकान थोड़ी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। हाँ, गाड़ियाँ चाहिए, कुछ और चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। और तो आप समझदार हो ही से सब। 13th के तुम, तो 13th के हो तुम, तो चुप ही रहो, ठीक है। 13th के बच्चे तो बहुत ही समझदार होते हैं, उनको तो खैर क्या ही समझा देगा इंसान। चलो, तो लुईस ने क्या बोला कि सारे का सारा ये चीज़ बोली, आपकी लिखी हुई मिलेगी, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अच्छा, लेकिन लुईस ने अपन को एक चीज़ बनाने में और हेल्प की। इसने बोला कि मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा। मैंने कहा सिखा। इसने बोला कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के पहले आप सेंट्रल एटम, सीए का मतलब क्या है बेटा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने के मैं कुछ तरीके बताता हूँ। मैंने कहा बता। इसने बोला कि देखो यार, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो सेंट्रल एटम रहेगा उसका साइज बड़ा रहेगा। उनका सही बात है। दूसरा
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी मैं यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखेगा। दूसरी बात, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो दूसरों से ना जैसे हक का नहीं खाएगा दूसरे एटम का। क्या बात समझ में आ गई? और सेंट्रल एटम जो होंगे वो मिनिमम होंगे। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज़्यादा मतलब एटम तो हमेशा एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा ही रहेंगे, पर सेंट्रल एटम भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार अपन डिस्कस भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपने आप धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो मिनिमम नंबर में सेंट्रल एटम पता रहता है। जिस तरीके से देखो सेम चीज़ अपने घर में जैसे होती है बिल्कुल वैसे ही है। कैसे कि घर में अपने जो सेंट्रल इंसान रहते हैं घर में, वो कौन रहते हैं? जो उम्र में सबसे बड़े, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिश्ते बना के रख सकें और किसी का हक ना खाएं। और सेंट्रल एटम क्या होता है? कमी होता है ना, एक ही जना तो सेंट्रल डिसीजन ले पाता है फैमिली में, तभी तो सारे फैमिली के डिसीजन हो पाते हैं। नहीं तो हर इंसान एक डिसीजन लेने लगे तो डिसीजन कैसे हो पाएगा? क्या बात समझ आ रही है क्या? बिल्कुल ओके, चलो बढ़िया। तो और नेक्स्ट चीज मैं खुद अपनी साइड से लिख देता हूँ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा साइड एटम आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों के दोनों नालायक क्या करते हैं, बस एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं तो साइड ही आएंगे, सेंट्रल कैसे आ जाएंगे? क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, आराम से आप सीख जाओगे ना, आराम से आप सीख जाओगे। सबसे पहले अपन देखते हैं H2O, पानी। पानी बहुत जरूरी है जिंदगी में, पानी पानी। तो ये समझ आ गया कि यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। और मैंने ऊपर अभी आपको ये बना के बताया ही था ऑक्सीजन का, मैं वापस साइड में बना देता हूँ। ऑक्सीजन दो बॉन्ड ही बना सकता है और हाइड्रोजन तो एक ही बनाता है। क्यों? 1s1 होता है, ठीक है। तो ये, और इसके पास क्या दो लोन पेयर आ जाएंगे। देखो वैसे तो मैं लोन पेयर बना रहा हूँ, मैं जनरली लोन पेयर ऐसे बने हुए नहीं रहते। दूसरा क्या आ जाएगा अपना? CH4 आ जाएगा। अच्छा, कार्बन में अपन ने अभी देखा ही था ऐसे इंटरनल एक्साइटेशन। ऊपर अगर जिनको नहीं आया मैं PDF डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज नहीं मिले, समझ आया है? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, वो वैसे बचपन की तरह गोले गोले करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बढ़िया। थर्ड है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम रहेगा, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड वही बना सकता है, मिनिमम नंबर में प्रेजेंट है, मतलब एक ही है, हाइड्रोजन 3 है। क्या बात? और नाइट्रोजन आपको पता ही है, तो एक तो लोन पेयर और एक इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया ना? बॉन्ड में शेयरिंग से बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब भी क्या है? शेयरिंग से बन रहे हैं। क्लियर है क्या बेटा जी? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? चलो बढ़िया। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं अपन गंदे तरीके से। बताओ, तुम बोलते जाओ, मैं सारे बना देता हूँ। SF2। अब देख, जैसे तेने SF2 लिखा तो सल्फर के बाद के पास दो फ्लोरीन। अब सल्फर के पास आउटर मोस्ट में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देख, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक वाला ये है सल्फर का, कितने बच गए? 2। अभी तो तू कुछ भी गलत सलत बना ले, कोई मतलब नहीं है। अभी तो तू स्ट्रक्चर कैसे बना ले, थोड़े दिन रहने दे, वो सीख जाएगा अपने आप। SF4। क्या बात क्लियर है? दो समझ में आएगा ना? ये मतलब ऐसे फ्लोरीन, ठीक है। अरे आलसी नहीं हो रहे, आलसी नहीं हो। SF6। तो सल्फर के 6 होते हैं, फ्लोरीन समझ में आया? ऐसे 6 फ्लोरीन जोड़ दिए तो 6 ही होते हैं, 6 के 6 बॉन्ड यूज हो गए। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब जैसे SO2 है, अब SO2 में सल्फर कितने, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। तो ऐसे 2 बना दो, डबल बॉन्ड, और एक लोन पेयर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब मान लो SO3 बनाना है, तो SO3 में क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक भी लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 यूज हो गए सल्फर के। क्लियर है ना बेटा? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? बड़ी अच्छा। उसके बाद SO2F2। तो सल्फर, दो तो फ्लोरीन के सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लो ये, और SOF4 भी बना ही लेते हैं। क्या बात क्लियर है? ओके। नेक्स्ट SO2F2, चलो बना लेते हैं। मैं भी बस ऐसे, आप तो स्ट्रक्चर बना लो, कैसे भी बनाओ, बस ऐसे बस लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसमें आपको कोई शेप ज्योमेट्री का याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाद में सीख लेंगे अपन, ठीक है ना? आराम से सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? फ्लोरीन तो एक ही बनाएगा, पता है ना? पहले ही बोला है, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। क्या बात क्लियर है? अच्छा रुको यार, कलर अच्छा यूज़ करते हैं ना, पीच कलर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पीच कलर मेरा फेवरेट है।
मेरा, अरे बेटे, अच्छा SO2F2 हो गया, और उसके बाद बताओ, जो बोलोगे सारे बना दूंगा मैं। PCl5 बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो 5 क्लोरीन लग जाएंगे, समझ क्यों? सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, और क्लोरीन जनरली एक ही बनाता है, 1 3 5 7 कुछ भी बना सकता है, पर यहाँ तो एक ही बनाएगा। क्यों बनाएगा एक? क्योंकि भाई 5 बॉन्ड बनाने ना, तो खुद ही सोचो, एक एक से ही बनाएगा। ओके। दूसरा POCl3। अब फॉस्फोरस 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन से, और 3, क्या बात क्लियर है क्या? बेटा कोई भी स्ट्रक्चर रटना पड़ रहा है क्या? नहीं। ये चीज समझ में आ रही? अच्छा, कोई यूं तो नहीं सोच रहा कि ऑक्सीजन, देख बेटा, पहली बात तो ऑक्सीजन इतने बॉन्ड बना नहीं सकता। दूसरी बात, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ, वो मुझे लगा मेरे मुंह से गलत निकल गया, ठीक है। PCl3 समझ आ रहा है। PF5, हाँ बेटा PF5 तो वैसे ही बन जाएगा, PF5 बना ले। क्लियर है? और बता, ये भी अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑक्सी एसिड के, अभी सीख जाएंगे। नेक्स्ट बता, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बता, बिल्कुल बता। IF5, IF5 बना लेते हैं, IF5। 5 बॉन्ड हो गए। आयोडीन में कितने होते हैं? 7। अब ये IF5 है, 3 लग रहा है। कहाँ है 3? 5 ही तो है, झूठ बोल रहा है मुझसे। तो एक लोन पेयर लगा दे, क्या बात समझ में आ गई? IF7। तो आयोडीन कितने बना सकता है? 7 बॉन्ड, फ्लोरीन तो एक ही बनाता है, तो 7 लगा दे ऐसे। ठीक है, आगे बात समझ में? और बता। IO3F2, सेंट्रल एटम आयोडीन रहेगा, समझ आ रहा है? क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है। और किसी को कुछ और बनवाना है? चलो अब मैं बनाता हूँ। जिनोन, जिनोन पता है ना अपना, इनर्ट गैस होती है, और पता ही है नीचे आता है तो ऑफकोर्स उसमें डी ऑर्बिटल है। तो जिनोन में आप 8 2 4 8, मतलब जितने चाहो उतने बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितने तो क्या, जितने आउटर मोस्ट में उतने बनाएगा, और तो कैसे बनाते? 3 लोन पेयर आ जाएंगे। हीलियम नियोन पता है ना, ऑर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन, XCF4। क्या बात समझ में आ रही है? XCO3 भी बना लेते हैं। लोन पेयर, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। क्लियर है बेटा? LP, XCOF2, चलो ये भी लिख ही देता हूँ। 2 4, जिनोन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, आउटर मोस्ट में कितने? 8। एक फ्लोरीन लगा दिया, एक और लगा दिया। क्या बात समझ में आ गया? 8 हो गए ना पूरे। गिन लेना, जितने आउटर मोस्ट में उतने रहेंगे, कम ज़्यादा मत कर देना। हाँ, 9 10 नहीं हो रहे। ठीक है ना? अरे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? बढ़िया। और बताओ, और बता दो, जो बोलोगे सारे बना देंगे यार। XCO4 लो, ये बना देते हैं। क्या बात क्लियर है क्या? चलो अब दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ। चलो, और अच्छा चलो, अब है ना ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से मैंने आज ही के लिए, क्योंकि ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने आ जाए, वो मैं थोड़ी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, मैं बार बार सिखाता रहूंगा, इतनी बार सिखाऊंगा कि सीख ही जाओगे। अब देखे ना, इसमें वैसे याद रखने का हल्का सा एक चीज होती है। S3PO4 को अपन क्या बोलते हैं? फोस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? फोस्फोरिक एसिड। अब देख, इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है, फोस्फोरस के 5 बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, तीनों हाइड्रोजन क्या है? मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पता ही है आपको। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। 4 3.5 3 वैल्यूज होती है इनकी, ठीक है। अब देख, ये इनसे कनेक्टेड है तो ये क्या होंगे? एसिडिक एच होंगे। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? अब देख, जैसे अगर तेरे को एस फोस्फोरिक है, अब इसे फोस्फोरस बनाना है, तो क्या करना है? एक ऑक्सीजन को कम कर दे बस, और कुछ नहीं करना। अब हाइपोफोस्फोरस करना है तो एक और कम कर दे। समझ में आ गया ना? बस 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 बस,
बस मेरे लाल, तेरे को समझ आएगी। नेक्स्ट चीज आ गई H2SO4। H2SO4 में सल्फर दो ये वाले एस डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड इस तरीके से डबल बॉन्डेड है, ठीक है। फोस्फोरस में कोई ऐसा नहीं है। फोस्फोरस में क्या है, तू जैसे ये बना, ये याद रखना कि ये वाली चीज हमेशा रहेगी। जो फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड होंगे उनमें ये चीज हमेशा रहती है, हमेशा ही रहती है लगभग लगभग, ठीक है। सल्फर में एक हल्की सी चीज डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर देखने में लगता है, सोचने में ऐसा लगता है कि यार स्ट्रक्चर इसका है ना ये वाला आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है। क्योंकि बेटा जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो जनरली वो आते हैं जो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या बात समझ आ रही है क्या? तो ये ना आके इसमें, क्योंकि मैं जान करके मैंने क्रॉस करके किया है, तो याद रखना, ऐसे भी याद रह जाएगा कि इसमें दो एसिडिक एच होते हैं। देख जैसे जैसे तू इनऑर्गेनिक को, केमिस्ट्री को तुम जितना कोरिलेट करके पढ़ोगे, बार बार तुम्हें ये अपने आप को रिवाइज कराएगा। लेकिन अगर तुमने केमिस्ट्री को रिलेट करना बंद कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें रटना पड़ रहा है। अब सेम चीज मैं तेरे को 4 से 5 बार पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरी इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में मैं बीच बीच में कहीं डाल दूंगा तो देखो, अच्छा ये दोनों एसिडिक एच हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गया? एक बार ये पूछा गया था जेईई मेंस में H3PO4 में, उसके नेक्स्ट वाले पेपर में, ये कि कितने एसिडिक एच होते हैं, कर लोगे ना, कर लोगे, ठीक है। जिन्होंने पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो 11th के बच्चे हैं, 12th वाले और 13th वालों को तो अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? 11th वालों को अभी ये चीजें समझ नहीं आ रही होगी कि भाई ये एसिडिक एच वाला क्या फंडा है। वैसे तो आई थिंक सो अभी क्या है, सितंबर चल रहा है तो पीरियोडिक तो सबका हो ही गया होगा, केमिकल बॉन्डिंग भी, और जीओसी चल रहा होगा, कई बच्चों को तो आइडिया होगा। बट जिनको आइडिया नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके गुड, चलो क्या बात समझ में आ गई? ओके गुड। और बताओ, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये HNO3 है। अब बेटा इसमें नाइट्रस जब बनाएगा तो बस एक ऑक्सीजन कम करता है, अपन को पता है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि आपको नाम आना बहुत जरूरी। अब जो हाइपोनाइट्रस एसिड होता है वो अपन को तो लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन मैंने, तुम याद करना, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का वीडियो देख लेना जाके। H2N2O2 डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा अब तू खुद सोच। यहाँ पे जब तू इस एक ऑक्सीजन को भी हटा देगा तो फिर ये इस तरीके से हो जाएगा बेचारा, इस तरीके से सोच, क्या ये इन दोनों ने एक दूसरे का डाइमर बन जाएंगे? ऑफकोर्स एक एक लोन पे नाइट्रोजन में हो जाएगा। यहाँ पे दो सेंट्रल एटम हो गए एक तरीके से देखा जाए तो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। क्या बात क्लियर है क्या? हाइपोनाइट्रस एसिड हो गया, ये हो गया। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे भी अगर अपन क्या करते हैं, रेफरेंस से एक ऑक्सीजन इंक्रीज कर देते हैं तो नाम में क्या जुड़ जाता है, पर, ठीक है, वो तो हमेशा है। अब पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर का मतलब होता है परोक्सी लिंकेज आ जाएगा, जनरली परोक्सी लिंकेज आ जाता है, मैं कह रहा हूँ जनरली आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं अपने वर्ड बहुत ध्यान से यूज कर रहा हूँ। तो जो सल्फ्यूरिक का एसिड है वो का वही रहेगा, बस यहाँ पे एक लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो ये लिंकेज दिख रहा है बेटा आपको, इसको अपन क्या बोलते हैं, परोक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं इसे? परोक्सी लिंकेज। अच्छा जो जिन बच्चों को पता है थोड़ा, उनको मैं बता दूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी +6C है, ठीक है। वो जो बचपन वाला तरीका है उससे निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, +8, जो तो गलत है, ठीक है ना। क्या बात समझ आ रही है? क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से आप बना लोगे और फिर मैं धीरे धीरे। अच्छा अब ये देखो, लुइस की थ्योरी से अपन देख रहे हो, बेचारे लुइस को बदनाम करके अपन कितना कुछ सीख गए, स्ट्रक्चर्स के नाम वगैरह। ऑक्सी एसिड सबको समझ आ गए, ठीक है। एक एक स्ट्रक्चर बार बार बनाएंगे कम से कम अपन, केमिकल बॉन्डिंग होने के, और घर पे आप डेली, और मैं तो रिवाइज कराऊंगा ऐसे ही, बट फिर भी बेटा आप खुद भी रिवाइज करना, ठीक है। मैं यहाँ पे से लेक्चर 1 डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि कल से मैं इसको इसी पे वापस आके हल्का सा एक बार, ठीक है, ऐसे हमेशा लेक्चर डाल के पढ़ा करो, ठीक है, हमेशा ऐसे लेक्चर लिखा करो कॉपी पे कि ये लेक्चर 1 है, ताकि रिवाइज करने में ऐसा आसानी रहे कि एक लेक्चर रिवाइज हो गया, अच्छा दूसरा लेक्चर रिवाइज हो गया, ठीक है, ऐसे। ये क्या हो गया, फोस्फोरिक एसिड। क्या बात समझ में आ गया? अब देख इसमें क्या किया, सिर्फ एक ऑक्सीजन, अच्छा कोई सा भी कम कर सकते हो रे, कोई सा भी, फिर यहाँ पे एक और कम कर दिया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक था तो बस ये सल्फ्यूरस में जरूर ये वाला बॉन्ड कम होता है, ठीक है। और पर में तो मैंने तुम्हें बताया ऐसे जनरली पैरोक्सी लिंकेज आ जाएगा। अच्छा कोई अगर H2SO6 कह रहा है तो यहाँ पे एक और पैरोक्सी लिंकेज ऐड हो जाएगा, ठीक है, और सब कुछ सेम रहेगा,
ठीक है। नोट्स में तो वैसे सारे स्ट्रक्चर मैंने बहुत बार बना रखे हैं, तो अपने आप और आप खुद सीख जाओगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के लिए बस इतना ही करेंगे अपन, ठीक है। अब लुईस की कमियां निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लुईस बेचारा क्या कह रहा था, लुईस कह रहा था अपन से कि भाई साहब ऐसा है ना कि आप तो क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे लुईस भाई साहब, कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए दुनिया चलती है। हमने बोला इधर आ लुईस, इधर आ लुईस, ये क्या कहते हैं, ये देखा जरा गिनना, कोई से भी गिन लो, इनमें सब में बहुत ज़्यादा है। PF5 में देखो, ये पूरा का पूरा अपन ने बचपन में ना ऐसे वो बनाया होगा ना, सर ने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो देखो ये दोनों, ये पांचों के पांचों बॉन्ड इसके काउंट होंगे, मतलब जब वो उसकी तरफ से देखेगा तो इसमें क्या 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, PF5 में भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ या ना। यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 क्या, यहाँ तो 12 हो गए, 5 ये, 5 तो बॉन्ड है अपने पास IF5 में। क्या बात समझ में, यहाँ 14 हो गए। तो कि भाई तू तो क्या कह रहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो 8 से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ या ना। चलो मैं एक दो एग्जांपल और लिख लेता हूँ, जैसे BeH2 या BeCl2, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, हाइपोवेलेंट, जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, और ज़्यादा वालों को क्या बोलते हैं, हाइपर इलेक्ट्रॉन, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात इसने क्या बोला था, दुनिया में सब कंपाउंड क्यों बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अरे ये काका जी ये जिनोन क्यों बना रहा है फिर, है। तो क्या लुईस की थ्योरी बेकार हो गई क्या। और चल ठीक है, मान लेते हैं ये भी बताया, पर तू ये तो बता कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, किसी चीज के बारे में कुछ तो रिलेशन बता हमें, कुछ तो बता। स्ट्रक्चर बनाना के ये इतना सा बताने से क्या हो जाएगा। तो लुईस की थ्योरी इस वजह से क्या होगी, हटा दिया इसको, बोला कि भाई तू हट जा, तेरे से थोड़ा काम नहीं संभल रहा है, किसी और को बुलाएंगे। तो अपन कल किसको बुलाएंगे बेटा, कल अपन VBT को बुलाएंगे, और अगर कल VBT हो गया तो अपन उसी के साथ में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, हाइब्रिडेशन और VSPR भी कर लेंगे। आई थिंक सो आपका बहुत सारा काम बहुत आसानी के साथ समाप्त हो जाएगा। आज ये आधे घंटे का लेक्चर है आई थिंक सो, ठीक है। तो इसमें आपका ये पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, नोट्स में आपको डाल ही दूंगा, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहना बेटा। किसी को भी एक साथ सारे लेक्चर एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, मस्त तरीके से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो बढ़िया। और हाँ डेली रिकॉर्ड करता हूँ, तो टेंशन मत ले बिल्कुल, तू बस डेली का डेली देख लियो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े थे उनका तो, और जो नहीं जुड़े थे और अच्छी बात है, कल से और ज़्यादा जुड़ जाना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।